हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को अपने चैनल सक्सेस मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 9th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानने के पहले इसमें कुछ टर्म है जिसको हमको जानना ज़रूरी है। इसमें आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो हम लोग जानेंगे कि प्रकृत संख्या होती क्या है। तो जितनी गिनती की संख्याएं हैं जो गिनती में हम यूज करते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्रकृत संख्या कहा जाता है। प्रकृत संख्या कहा जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। क्लियर है। यानी जो संख्याएं हम गिनती में यूज करते हैं, गिनती में प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, वैसी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहा जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसका इंग्लिश नाम होता है नेचुरल नंबर। उसका पहला लेटर जो है यहाँ से ले लिया जाता है n। इसलिए n = हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यानी ये संख्याएं जो है 1 से प्रारंभ होकर के और अनंत तक जाती है। तो ये सब गिनती की संख्या है, क्योंकि गिनती जब भी हम शुरू करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। इसलिए गिनती की जो संख्याएं हैं उसको हम प्रकृत संख्या कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद अगला टर्म देखते हैं हम। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या बराबर। सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन होगी? जहाँ से प्रारंभ हो रही है वही जो है सबसे छोटी हो जाएगी। यानी सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है तो आपका 1 होगा। चलिए उसके बाद दूसरा टर्म है, ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब ये देखना है कि ये होल नंबर क्या होता है। प्रकृत संख्या तो हम लोग समझ गए। बस वही प्रकृत संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं, यानी शून्य सहित प्रकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। क्लियर। शून्य सहित प्रकृत संख्याओं
को, शून्य सहित प्रकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है, यानी प्रकृत संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर देते हैं, प्रकृत संख्या में जीरो को यदि शामिल कर दें तो वो जो है आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। इसे W से सूचित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होल नंबर होता है। इसे W से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। क्लियर? इसे W से सूचित किया जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे W इक्वल टू, यहाँ से जीरो से प्रारंभ होगा, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि यदि प्रकृत संख्या में हम जीरो को शामिल कर दिए, प्रकृत संख्या यहाँ से प्रारंभ हो रही है 1 2 3 4 5, अब इसमें जब हम जीरो को शामिल कर दिए तो ये क्या हो गई? ये पूर्ण संख्या हो गई। अब इसमें देखा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात यदि की जाए तो देखना है कि ये कहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो शून्य से प्रारंभ हो रही है, तो शून्य जो है आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट हम लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अब देखना है कि पूर्णांक क्या होता है। प्रकृत संख्या हम लोग समझ गए और पूर्ण संख्या हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो ये है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्रकृत, ऋणात्मक प्रकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्रकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। यानी हम क्या करेंगे कि प्रकृत संख्या ले लेंगे, पूर्ण संख्या ले लेंगे और ऋणात्मक प्रकृत संख्या ले लेंगे। यानी जो 1 2 3 होता है प्रकृत संख्या, वो हम उसमें हम -1 -2 -3 ले लेंगे और सबको एक साथ जब मिला देंगे तो वो जो संग्रह बनता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक। इसे Z से सूचित किया जाता है। इसे Z से सूचित किया जाता है। इसलिए हम लिखेंगे Z इक्वल टू, देखिए इसमें जो है बताया गया है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर बाएं तरफ हम लेते हैं -1 -2 -3, ये भी जो है इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो देख रहे हैं कि यहाँ से 2 3 तो यहाँ से देख रहे हैं कि आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और इधर है -1 -2 -3, ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये जो पूरा संग्रह है इसको हम कहते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में जो है 3 भाग हो जाता है, एक तो यहाँ से इधर हो जाता है, एक यहाँ से इधर हो जाएगा, एक जो है आपका ये हो जाएगा, और एक यहाँ 1 से लेकर के इधर ये हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और इस शून्य जो है इसको हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और ये जो है 1 से लेकर के इधर जब दाहिने बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर हो गया। तो इसमें यहाँ से इधर ये जो बीच वाला जो है यानी शून्य जो है आपका शून्य पूर्णांक हो गया, शून्य के दाहिने जो है यानी 1 2 3 4 5 ये जो है धनात्मक पूर्णांक हो गए, और शून्य के जो बाएं तरफ है -1 -2 -3 ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला टॉपिक पे हम आते हैं। अब आते हैं आपका अगला टॉपिक है सम संख्या। इवन नंबर। अब देखना है कि सम संख्या क्या होती है। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी जिस संख्या में 2 से हम भाग दें और वो पूरा पूरा कट जाए, वो संख्याएं जो है सम संख्या होती है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहा जाता है। क्लियर है। मतलब जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहा जाता है। जिन संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 20 22 ये बहुत सारी संख्याएं हैं। यानी ये सभी संख्याएं जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि 2 से इसमें भाग दिया जाए तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। और कुछ संख्याएं हम लिख रहे हैं, ये है 1
इत्यादि। देखिए तो यहाँ हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 20, 22, 326, 3468, यहाँ 3484। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, यानी ये सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो सम संख्या का सबसे अच्छा पहचाने हैं कि उसका इकाई अंक हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो यदि उसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कोई भी संख्या यदि इकाई स्थान पर होती है 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी संख्या यदि इकाई स्थान पर होती है तो वो जो संख्या है सम संख्या होगी। इसलिए कि यदि इकाई स्थान पे ए अंक होंगे तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्लियर है? तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इकाई स्थान पर जो है, इकाई स्थान यानी इकाई स्थान जो है इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। इकाई स्थान यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि इकाई स्थान पे इनमें से कोई आता है तो उसको हम क्या मानेंगे? सम संख्या मानेंगे, यानी वो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे छोटी यदि सम संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए तो ये कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 2 से प्रारंभ हो रही है, तो 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए सम संख्या के बाद हम आते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या, अब देखिए यदि आप सम संख्या समझ गए हैं तो विषम संख्या भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी बताया गया कि जैसे सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो उसके विपरीत हम आएंगे कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम कहेंगे विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। विषम संख्याएं कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। ठीक है, ये सभी संख्याएं जो हैं क्या हैं? विषम संख्या हैं, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी इसको हम चेक करेंगे कि ये सम है कि नहीं है। यदि सम नहीं है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी विषम संख्या देखा जाए, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बराबर 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 से ही प्रारंभ होता है। इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। भाज्य संख्या। चलिए अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटे, एक या उस संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी यदि पूरी पूरी कट जाती है या विभाजित हो जाती है, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। यानी जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर है? यानी जो संख्याएं 1 से और स्वयं से, उसके अलावे किसी तीसरी संख्या से भी, यानी 1 से और खुद से भी हो, ठीक है, विभाजित हो, और उसके अलावे किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो वैसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 10 लेते हैं, 15 लेते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्या हैं। जैसे 4 है, 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, उसके अलावा 2 से भी लगेगा। ये 6 है, 6 में भी 1 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, इसके अलावा 2 और 3 से भी लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाग लग जा रहा है, इसलिए सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अथवा इसका एक अन्य परिभाषा भी है, जिसको देखिए यहाँ पर, कि वैसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों
अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8, 6, 10, 25 ये सभी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यानी जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए, या ये कह सकते हैं कि जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है क्या होती है? वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। अब देखिए अभी बताया गया आपको कि जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है। अभी बात आता है कि अपवर्तक होता क्या है। ठीक है, तो अपवर्तक वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं से उस दी गई संख्या में भाग लग जाए, यानी जिन जिन संख्याओं से दी गई संख्या में भाग लग जाता है वे सभी संख्याएं दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं 10 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक। अब 10 के अपवर्तक का मतलब क्या हुआ कि 10 में किन किन संख्याओं से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 10 से लग जाएगा। तो यहाँ 10 के अपवर्तक कितने हो गए? 4 हो गए, यानी 2 से अधिक हो गए। तो जब ये 2 से अधिक हो गए तो 10 क्या होगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरह चलिए हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। 20 के अपवर्तक, 20 के अपवर्तक आपके हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, यानी इन सभी संख्याओं से 20 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। इन सभी संख्याओं से 20 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं 20 के क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, यानी 2 से अधिक है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। देखिए
अब जैसे अब देखें भाज्य संख्या, तो उसका उल्टा कर देंगे, उसका विपरीत कर देंगे तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। यानी जिन संख्याओं में केवल एक या स्वयं से ही भाग लगे, यानी जो संख्याएं एक या स्वयं से विभाजित होती हैं वैसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। या ये कह सकते हैं कि जिनके अपवर्तकों की संख्या केवल 2 ही होती है वे संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं एक या स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से ही विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। देखिए, यानी जो संख्याएं एक या स्वयं से ही विभाजित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो उसमें एक से भाग लगे या खुद उसी संख्या से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से यदि भाग नहीं लगता है तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 में केवल 2 से भाग लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। 3 है, 3 में 1 से लगेगा, नहीं तो 3 से लगेगा। इसके अलावा इसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा सकता है, इसलिए सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो इसमें सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या कौन है, ये है आपका 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो कौन है। तो सम अभाज्य संख्या वो बस एक ही संख्या है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन है तो आपका हो जाएगा 2। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या अब देखना है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वैसी 2 संख्याएं जिनका मस यानी HCF जो है 1 होता है, उसी संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। वैसी 2 संख्याएं जिनका
मस HCF एक होता है उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? यानी वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा यानी HCF एक होता है, वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 15 चलिए इसको 16 करते हैं। 16 और 25 ये जो संख्याएं हैं ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये भले ही दोनों भाज्य संख्या हैं, लेकिन ये इनका जब मस्सा हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा? एक आएगा, इसलिए क्या हो जाएंगी? ये सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसके अलावे 10 और 21 ले लीजिए, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि इनका भी मस्सा निकालेंगे तो एक आएगा। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए 8 ले लिए और 15 ले लिए। 12 ले लिए, 35 ले लिए। ये जो संख्याओं का जो जोड़ा बन रहा है, ये सभी संख्याएं अलग अलग भाज्य संख्याएं हैं। ये भी भाज्य संख्याएं अलग अलग भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका जो मस्सा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, वो हमेशा एक आएगा। इसीलिए ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं इत्यादि। ठीक है? तो इस प्रकार जिन संख्याओं का मौसा यानी HCF एक होता है, वैसी संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। इसको नोट कीजिए।